हेलो एवरीवन। आज के इस स्पेशल सेशन में मेरे साथ है अभिनव शर्मा। अभिनव ने 2016 से 17 के बीच में मेरी इंग्लिश की क्लासेस अटेंड की थी यही हमारे इस इंग्लिश की एकेडमी में। पर्टिकुलरली एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी इन्होंने की थी। एसएससी सीजीएल में इंग्लिश की क्या सिग्निफिकेंस है इससे आप लोग अवेयर हैं ही हैं। और जब इन्होंने तैयारी की थी, उन्होंने एग्जाम दिया था और एग्जाम बीट किया था, तो उस टाइम उस जमाने में एसएससी में इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आया करते थे। मेंस में 200 क्वेश्चन आया करते थे 200 मार्क्स के, और मैथ्स के आया करते थे 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। और 2017 और 2018 इन्होंने दोनों ईयर में एसएससी सीजीएल का एग्जाम पास किया था। इनकी इंग्लिश में खास करके ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी। 2017 जिस बार पेपर काफी टफ आया था, उसमें इनके 200 में 193 मार्क्स थे, 193 आउट ऑफ 200। और सब्सिक्वेंट ईयर 2018 में इनके 200 में 196 थे, और इनकी मैथ्स में परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। तो अपनी ये पूरी जर्नी के बारे में बताएंगे आपको भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। इनकी जो अपनी इंडिविजुअल स्ट्रगल रही उससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और अब की इनकी जो लाइफ है, अब की इनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए प्रोफेशनली, एकेडमिकली, पर्सनली। और अब तो ये एक बेटी के बाप भी हैं, इनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ चुकी हैं, और ये अपने बारे में सब कुछ एक एक करके बताएंगे। सो आई वेलकम अभिनव शर्मा to say a few words and talk us through his journey. हाँ, तो हेलो सबको, आप सबको नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम अभिनव शर्मा है। मैं केंद्रीय सचिवालय सेवा में एज अ सहायक अनुभाग अधिकारी वहाँ पे अभी भी सेवारत और कार्यरत हूँ। और जैसा कि सर ने आप सबको बताया कि मैंने 2 बार एसएससी का एग्जाम, सीजीएलई का एग्जाम क्रैक किया था। तो पहली बार 2017 में और दूसरी बार 2018 में क्रैक किया था। तो पहली बार 2017 में एग्जाम निकालने पे मुझे एज अ सहायक यहाँ पे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, जिसको हम इंग्लिश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी कहते हैं, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन एक अटैच्ड ऑफिस है, तो उसमें वहां पे मैं सेवारत था। उसके बाद दूसरी बार एग्जाम निकलने पे, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दूसरी बार मैं एज अ सहायक अनुभाग अधिकारी केंद्रीय सचिवालय सेवा में भर्ती हो गया। तो इन सारी भर्तियों में मुझे सर का काफी सहयोग मिला। मैं आप सबको एकदम स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, मैंने इंग्लिश के लिए सिवाय सर के कोचिंग के और कहीं नहीं गया था, क्योंकि मुझे मेरे काफी जानकार दोस्त जो उस समय सहपाठिया हुआ करते थे, वो तैयारियां कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे सर का नाम बहुत सजेस्ट किया था कि। और वैसे अभिनव इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं। अभी इन्होंने इंग्लिश में स्टार्ट किया था, फिर मुझे ही बोलना पड़ा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के होंगे, वो तुम्हारी इतनी स्पीड को पकड़ नहीं पाएंगे शायद, तो ये फौरन इन्होंने अपनी को ठेठ हिंदी पे आ गए हैं ये। तो ये डिस्क्लेमर देना जरूरी हो जाता है आजकल, वरना बहुत लोग जज करने के लिए बैठे रहते हैं। तो जैसा कि सर ने, मतलब मुझे सर का काफी सहयोग मिला। सर का ग्रामर पढ़ाने का तरीका मुझे काफी अच्छा लगा था। ऑल्दो मैं काफी मतलब इंग्लिश मीडियम से ही मेरी बचपन से स्कूलिंग रही है, कॉन्वेंट एजुकेटेड रहा, लेकिन मुझे जब मैं इस तैयारी के फेज में आया 2016 के अप्रैल मई जून से, मैं सर की कोचिंग में एनरोल किया था मैंने अपने आप को। तो उस दौरान जब सर का जो ग्रामर पढ़ाने का तरीका और जो ग्रामर का इन डेप्थ नॉलेज होता है, वो मुझे इस तैयारी से पता चला। तो अभी का स्तर में एसएससी का उतना तो जानकारी नहीं है मुझे, बट गिरा है वैसे, स्तर बहुत गिरा है। तो बट उस समय जब हम तैयारी करते थे, तो एसएससी में बेसिकली 700 नंबर का पेपर होता था, क्योंकि 2015 से इंटरव्यू डिस्पेंस कर दिया गया था। तो उस दौरान फिर एक नया पेपर ऐड हुआ इंग्लिश का, जिसमें ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आती थी। तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव पेपर कहते थे, जो सब्जेक्टिव होता था। यू हैव टू राइट द एसे एंड लेटर आल्सो। तो उस दौरान मैंने एक ये देखा, स्ट्रेटजी बनाई इस तरह की कि मैंने देखा 750 नंबरों के पेपर में लगभग 350 नंबर का पेपर इंग्लिश का होता था। तो अब उस समय मैंने एक ऐसा मतलब स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की कि इंग्लिश पर ज्यादा फोकस रखिए, क्योंकि मोर देन 50% अगर आपका कोई पेपर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फोकस कर रहा है, देन मुझे ऐसा लगा कि उसको फोकस करना ज्यादा बेहतर होगा। तो मैंने सर टॉप रैंक स्टडी आईक्यू के काफी उस समय वो मॉक टेस्ट आते थे, मैंने हर मॉक टेस्ट ले रखे थे। तो मैं मॉक टेस्ट और कोचिंग, मॉक टेस्ट कोचिंग साथ में रिवीजन जो यहाँ सिलेबस पढ़ाया जाता था उसका भी काफी करते रहते थे।
फिर मतलब मैंने अभी हम अपना बोर्ड बताना सबको कि सीबीएसई बोर्ड था, आईसीएसई था, यूपी बोर्ड था क्या? मैं आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ यहाँ पे। इनफैक्ट लखनऊ में, अगर आप में से कुछ लोग अगर लखनऊ में जानते हो तो सारा स्टेट जानकीपुरम में लखनऊ पब्लिक कॉलेज है। तो मैं वहां से आईसीएसई बोर्ड से 10th और आईएससी बोर्ड से मैंने 12th पास किया था। बट मुझे जो ग्रामर का नॉलेज मिला वो यहाँ कोचिंग से ही मिला। और इनफैक्ट मैं जब नहीं ग्रामर जानता था तब मैं काफी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता था। जब मैंने ग्रामर जाना तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अब इंग्लिश बोलने में बहुत हिचकिचाता हूँ, क्योंकि अब क्या है कि जैसे मैं कुछ बोलता हूँ तो मुझे याद आ जाता कि ये रूल तो सर ने बताया था, ये रूल यहाँ नहीं लगेगा। ये फिर भी he is being humble right now. I mean, for all his humility, he is still a very good speaker. He can converse well in English, and I would like you to resume in English only. You can resume. Okay, so everyone, I मतलब sir supported me a lot while I was preparing. Forget my support. Talk about your journey. No sir, because of your support, I was not. I was just a small part of the preparation. वो एक अलग बात है. So now let's come to the main thing. What were the, I mean, during your times of struggle, were there any moments where you felt कि अब नहीं हो पाएगा, या maybe I am trying way too hard for something which is beyond my reach? ऐसा कभी आया या तुमको लगा कि नहीं तो हमेशा मेरी reach में है ही है? Sir, if I tell you all, and to my sir also, in a very honest manner, I would say that when I started preparing for SSC exam, it was always within my reach. I never felt that this exam is out of my reach. Especially I focused on my strategy a lot while going through the syllabus also. So for every time I kept myself very motivated and disciplined. What I learned from my during my exam preparation was that self discipline and self motivation are the important two important factors which will guide you to traverse your journey through the SSC exams. So basically this is my whole journey. I paid a lot of attention to my studies also, and also I'm also invested my time in the physical exercises also. I never kept मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं फिजिकल एक्सरसाइज ना करूं, कभी घूमने ना जाऊं दोस्तों के साथ। मैंने उसको भी समय दिया, बट स्टडी पे ज्यादा फोकस रखा था, इंग्लिश पे काफी ज्यादा था, काफी ज्यादा। टॉकिंग स्पेसिफिकली ऑफ मैथ्स, क्योंकि मैथ्स का जो मैथ्स की जो रेलेवेंस है आज के दौर में एसएससी सीजीएल में ऐसी रेसेंट में पहले के मुकाबले कम हुई है। पहले तुम्हारे टाइम में 200 मार्क्स की मैथ्स आया करती थी, आज के डेट में वो 90 मार्क्स की हो चुकी है, 30 क्वेश्चंस हो गए। तो फिर भी मैथ्स का एक फोबिया स्टूडेंट्स में रहता है, चाहे वो आईसीएसई बैकग्राउंड से पढ़े हो, सीबीएसई से पढ़े हो, या यूपी बोर्ड से पढ़े हो, कहीं से भी पढ़े हो। तो मैथ्स के लिए एक एवरेज स्टूडेंट को कैसे गाइड करोगे जिसका मैथ्स का बेस कोई बहुत अच्छा नहीं है, ना बहुत खराब है, ना उसे मैथ्स का फोबिया है, ना उसे मैथ्स से बहुत कॉन्फिडेंस है, कैसे उसे मैथ्स को अप्रोच करना चाहिए? मैथ्स के लिए मेरा बस सिंपल और एक सिंपल तरीके से है, जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट देते रहोगे सिलेबस के साथ, उसको मैच करते रहोगे। जैसे उस समय मैं क्या करता था, मैं क्वेश्चन का नंबर्स काउंट करता था कि अलजेब्रा कितनी आएगी, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। एट दैट टाइम 100 क्वेश्चंस इन मेंस and 25 questions in prelims. So at that time 125 questions were there of maths. So उस समय मैथ्स 50 क्वेश्चंस थे ना, 50 पहले, उससे पहले 50 आते थे, 2025 हां 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स हो गए। हां 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स इक्विवेलेंट हो गया था। तो मैथ्स के लिए डरना नहीं है, बहुत इजीली आप अगर सिलेबस को पहले अच्छे से देखो, उसको कोरिलेट करो पेपर से कि पेपर में उस पर्टिकुलर एरिया से कितने क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। एक पैटर्न जरूर मिलता है हर चीज में। You will get that pattern. Once you get that pattern, you will easily know what to study more, what to focus more at during the time of preparation. And I would again say, I would insist, and I will always tell you again and again, focus through prepare your exam via speed tests. They will guide you a lot. They will guide a lot. अच्छा अभी ना, what about GS and reasoning? उसके लिए किसी भी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए GS और रीजनिंग के लिए? For GS and reasoning, आज के दौर में तो मेंस में वो आ रहा है, पहले आया नहीं करता था। So for GS and reasoning, firstly I will tell about GS. For general studies, I made Arihant Manohar Pandey as my Bible, and I correlated with the Arihant Manohar Pandey. मतलब I subsequently studied NCERTs also a lot, and whenever I go to visit some place or anywhere else, so मैं उसको, जैसे ज्योग्राफी का पोर्शन है तो मैं उसको ज्योग्राफी ढूंढता रहता था। तो हिस्ट्री का पार्ट अगर मैं कहीं लखनऊ में घूमने गया तो आई ऑलवेज ट्राई टू कोरिलेट, ट्राई टू रिमेंबर, पिक्चराइज एवरीथिंग कि ये मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था, देन आई वुड
मतलब मैंने वो चीज देखी थी, तो मैंने उससे कोरिलेशन बनाते बनाते ज्योग्राफी में जाता था, ज्योग्राफी से मैं पॉलिटी में चला जाता था, पॉलिटी से मैं साइंस में चला जाता था। तो एक मैं कोरिलेशन बनाने की सर कोशिश अच्छा, बहुत करता स्टूडेंट्स था। का अक्सर ये माइंडसेट रहता है जो एस्पिरेंट्स होते हैं कि हम जीएस में जितनी भी मेहनत कर लें, जितना भी टाइम दे दें, उसमें तो हम एक लिमिट तक ही मार्क्स ला पाएंगे। अगर 50 मार्क्स का है तो हम 20-25 ला पाएंगे, 40 मार्क्स का है तो हम 15-20 ला पाएंगे, एक लिमिट होती है। तो क्या ये बात है काफी हद तक सही? नहीं, मैं इस पे ये नहीं क्योंकि मानता जीएस वास्ट है, कहीं से भी कुछ आ सकता है। वो वास्टनेस एक अलग तरीका, वो वास्टनेस अलग चीज है, बट मेरे हिसाब से जीएस आपको आगे भी बहुत नॉलेज आएगी। तो जीएस को एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ के एज अ इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के, ये मैंने सर से ही सीखा है। अगेन आई वुड इंसिस्ट, मैंने ये सर से सीखा है, बिकॉज एट दैट टाइम ये हम लोग को काफी अपनी घूमने की स्टोरियां बताया करते थे, क्रिकेट की भी होती थी, क्रिकेट की भी पॉलिटिक्स बताते थे, होती पॉलिटिक्स थी, में भी बात एग्जाम होती फेस रहती में। थी, एग्जाम। तो उस समय क्या होता था, मैं कोशिश करता था कि मतलब एक सर का मुझे वो घूमने वाला वैगाबाउंड वाला नेचर जो आई वुड से तो वो पसंद आता था। तो मैं जीएस को यही सजेस्ट करूंगा कि जीएस को जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे उतना ज्यादा जीएस मजा आने लगता है। अच्छा, अभी ना व्हाट अबाउट रीजनिंग, पर्टिकुलरली रीजनिंग रीजनिंग के लिए डीआई का कितना रोल है एसएससी एग्जाम्स में? सर अभी तो एज सच मुझे नहीं पता, आई एम नॉट दैट मच अकस्टम्ड टू विद द सिलेबस ऑफ एसएससी राइट नाउ, accustomed to the syllabus. accustomed to the syllabus right now, but I would say कि डेटा इंटरप्रिटेशन उस समय हमारे काफी मैटर करती थी। डेटा इंटरप्रिटेशन को आप एज अ क्वेश्चन छोड़ के अगर आप उसको लॉजिकल सेंस में सोचने की कोशिश करें कि क्यों ऐसा डेटा दिया एसएससी ने, क्या हो सकता है कि फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट के हम कुछ पॉलिसी बना रहे हो, उस समय डेटा ऐसा आ सकता है, और आप अपने डेली लाइफ में भी डेटा से ही घिरे हैं। आप अपने मोबाइल के स्टैट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपने व्हाट्सएप पे कितना टाइम दिया, आप उस तरीके से भी डीआई पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। आपने स्क्रीन टाइम व्हाट्सएप पे कितना गया, यूट्यूब पे कितना गया, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट डेटा, एंड इफ यू नो हाउ टू इंटरप्रेट द डेटा देन डीआई इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ द मैथ्स। अच्छा, मुझे एज अ टीचर अच्छे से याद है कि जब भी हमारी एकेडमी में क्लास करने आते थे तो बैचेस तो उन्होंने किए ही थे, उन्होंने 2 बैचेस किए थे बैक टू बैक। उसके साथ साथ ये प्रैक्टिस बैच में भी आया करते थे। प्रैक्टिस बैच में क्या होता था कि स्पीड टेस्ट के नाम से हम लोग चलाया करते थे, मॉक टेस्ट ही कह सकते हैं आप उसको। 200 क्वेश्चंस का हर स्पीड टेस्ट होता था, हफ्ते में 3 हुआ करते थे। एंड आई वाज द वन हु यूज्ड टू प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम स्क्रैच। बिल्कुल नए क्वेश्चंस होते थे, ऐसा नहीं होता था कि कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट किया वही उठा के डिस्कस कर लिया, वो नहीं था। बहुत हम लोग टाइम दिया करते थे क्वेश्चंस बनाने पे, और उसके बाद जो डिस्कशन होता था 3 घंटे जाया करता था। 3 घंटे 200 क्वेश्चन से 3 घंटे डिस्कशन 5 घंटे तक वो एक बैच होता था, 5 घंटे तक होता था। उसमें स्पीड टेस्ट में ये आलम होता था कि ये और एक स्टूडेंट था सनी केशवानी, वो भी आज काफी अच्छी पोस्ट पर है। उन्होंने तो एसएससी सीजर के साथ साथ आरबीआई का भी एग्जाम निकाला था, तो उस टाइम मुंबई में पोस्टेड है आरबीआई में ही। तो ये और मतलब अभिनव और सनी, ये 200 क्वेश्चंस को, जो 2 घंटे का पेपर होता था, उसको ये लोग 1 घंटे 40 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लिया करते थे। एंड ही वाज द फर्स्ट वन टू से, सर मैंने कंप्लीट कर लिया, चलिए डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। अब मजबूरी थी कि बाकियों को भी वेट करना होता था, लेकिन एक स्पीड की काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी स्पीड मेंटेन करने की। प्लस वो क्वेश्चंस डेलिबरेटली टफ रखे जाते थे उसमें। मतलब इट वाज अ ओपन डिक्लेरेशन फ्रॉम माय साइड कि अगर आप लोग इस 200 में आपकी एवरेज परफॉर्मेंस रहेगी 200 में 150-160 मार्क्स, तो आपकी एक्चुअल एग्जाम में 190 प्लस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े टफ हुआ करते थे, क्योंकि थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन होते थे। ऑप्शंस को भी हम काफी नजदीक रखा रहता था, 19-20 का फर्क था। और शायद उसका रिजल्ट दिखा भी, 190 कितने आए थे, 193 in SSC 2017 and 196 in SSC 2018। एंड आई थिंक यू विल आल्सो एग्री टू द फैक्ट कि 193 जो 17 में आए, 17 में वो तो ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है एज कंपेयर्ड टू 2018। 2018 का तो मैं उतना मतलब नहीं कहूंगा, क्योंकि 17 में अच्छा था। अच्छा, अब थोड़ा सा बिना बताना अपनी जो जर्नी रही है जॉब में आने के बाद। मतलब तुमने नारकोटिक्स में भी जॉब किया है लखनऊ में, देन यू शिफ्टेड टू दिल्ली, दिल्ली में शायद 3 साल किया सीएसएस, दिल्ली में सेंटर, और फिलहाल चंडीगढ़ में है अभी। ये बहुत ही बेहतरीन शहर रहने के लिए। हाँ, तो बताओ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कैसी जर्नी रही, और मदर का क्या रोल था तुम्हारा? मतलब मदर तो सर आई वुड से कि मतलब मैं अभी भी इमोशनल होता हूँ। मदर का मेरा शुरुआत से लेके, बिकॉज मेरे फादर 2005 में खत्म हो गए थे इन अनफॉर्चुनेटली रोड एक्सीडेंट। सो आफ्टर दैट माय मदर एक्चुअली गाइडेड मी अ लॉट। आई वुड से कि मदर ने मुझे बहुत ज्यादा फाइनेंशियली जो जितना हो पाता था सपोर्ट करती थी, जितना हो पाता था वो अपना चीजों को सैक्रिफाइस करती थी। तो मदर ने तो आई कांट से इन वर्ड्स, तो मतलब यहाँ पे अगर मैं वर्ड्स में कहूंगा तो वो
एक मार्क मैंने बना दिया कि मदर का इतना ही रोल था. तो आई वुड नॉट से, बट स्टिल शी इज हेल्पिंग मी अ लॉट. बट जर्नी आफ्टर एग्जाम इज कि अलग चैलेंजेस होते हैं बट एंजॉयबल काफी हैं. सैटरडे संडे ऑफ मिलते हैं, गैजेटेड हॉलीडे ऑफ मिलती हैं. बट एक चीज और है, जितना आप एग्जाम में प्रिपेयर करोगे बच्चों, एक चीज है कि उतना ही वो आपको कहीं ना कहीं आपके जॉब प्रोफाइल में वो एग्जाम का जो क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश पूछे क्यों जाती है, वो दिख जाएगा. व्हेन यू गो इन सेक्रेटेरियल सर्विसेज, you have to draft a note, you have to draft a letter, you have to draft a you have to study some case studies, passive comprehension का role है. Passive comprehension, close test also, because sometimes very close words are placed in the while drafting a letter. In letter deliberately they are placed in the letter that कि उनको बीच में उनका डबल मीनिंग निकाला जा सके, और आगे कभी उसमें कुछ लीगल एंगल आए तो उस लीगल एंगल से भी उस वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए उसको निकला जा सके. बिकॉज अर्लियर इन CSS सर्विसेज I was posted in one of the in ministries as defense ministry. There I was posted in a particular division where court cases I was dealing in court cases. So in while going through the court cases, while going through the affidavits and all, तो मुझे close test वहां पे बहुत याद आता था. Vocabulary बहुत ज्यादा याद आती थी वहां पे, क्योंकि बहुत close मीनिंग्स के वर्ड्स होते थे. तो प्रोफेशनल लाइफ काफी इजी होती है, डरने की जरूरत नहीं है, लाइफ एंजॉयबल है. आई वुड से बहुत मजा आता है. नारकोटिक्स में काम करके कैसा एक्सपीरियंस था? नारकोटिक्स में एक्सपीरियंस ये था कि फर्स्टली आई वाज पोस्टेड देयर इन लखनऊ. मैं लखनऊ में था. आई वुड से कि मतलब मैं शायद 17 में शायद ही लकीएस्ट बच्चा रहूंगा कि जो मैं अपने घर से 3 किलोमीटर दूर ऑफिस पा गया था. तो उस समय नारकोटिक्स में ये था कि आप जो फिल्मों में देखते हो, एट दैट टाइम सुशांत सिंह राजपूत केस वाज देयर. तो बहुत हाई प्रोफाइल केस था, मीडिया में आता था. तो उस समय बड़ा प्राउड महसूस होता था कि हर समय हमारे डिपार्टमेंट का नाम आ रहा टीवीओ में. मतलब हमें कभी जेल में भी जाना पड़ता था कैदियों से बयान लेने, या बिकॉज एट दैट टाइम कोविड वाज आल्सो देयर. तो 2020-21. सो मतलब काफी एंथुसियाज्म था. जो चरस, अफीम, गांजा, हेरोइन, अल्प्राजोलम, ये सब जो सीजर होते थे वो हमारे माल गोदाम में पड़े रहते थे. तो एक एंथ्रैलिंग रहता है. आई होप ट्राई नहीं किया. नहीं सर. वी यूज्ड टू प्ले विद दैट पॉपी. वो जब पड़ी रहती थी, डिस्ट्रक्शंस होने जाते थे. आई विल नॉट गो इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ दैट डिपार्टमेंट, बट एंड काफी मजा आता है लाइफ में वहां पे. देन व्हाई डिड यू opt for that CSS job in Delhi? Sir, stability is the key factor which I opted because I resigned from that services, because in the narcotics, because of the sensitivity of the job profile, I was I would have मैं हर बार 3-4 या 5 साल में मैं ट्रांसफर कर दिया जाता. तो मुझे स्टेबिलिटी चाहिए थी कि मुझे दिल्ली ही रहना है. तो इन चक्करों में मेरी रैंक ऑल्दो 2018 में 900 थी, 914 आई थिंक वाज देयर, बट मैंने डेलिबरेटली एसएससी CSS ही चूज किया क्योंकि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए थी, क्योंकि मेरा मदर वाला एंगल था. और उस समय अभी तो वाइफ है, चंडीगढ़ में है. तो ऐसा नहीं है कि CSS सिर्फ दिल्ली में भी है. मैं आप लोग को एक बहुत अच्छा फैक्टर बता रहा हूँ. CSS की कुछ सेक्रेटेरिएट ब्रांचेस, रीजनल ऑफिसेस, चंडीगढ़, इलाहाबाद, इन एसएससी रीजनल ऑफिस ऑफ इलाहाबाद, इन एसएससी ऑफिस ऑफ रीजनल ऑफिस ऑफ चंडीगढ़. तो ऐसा नहीं, मुंबई में भी है, कोची में भी है, तिरुवनंतपुरम में भी है, बेंगलोर में भी है, हैदराबाद. बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि CSS मींस दिल्ली है, बट अगर आपके कंपेलिंग फैमिली ग्राउंड्स हैं तो देन देयर इज अ प्रोविजन इन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज that you can get a transfer. then you can get a transfer as on the post of ASO, SO, US, डायरेक्टर, DS. और ये सब SSC CGL के थ्रू है. हाँ, ये सब SSC CGL से आप CSS में भर्ती होंगे. आफ्टर दैट CSS में ये प्रोविजन है कि आपको कंपेलिंग फैमिली ग्राउंड्स पे इधर उधर आप अगर है वैकेंसी है, देन यू कैन गेट इजीली ट्रांसफर्ड. अच्छा अभिनव, द लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई स्टूडेंट एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं रहा है, क्लास 10th, क्लास 12th और इवन ग्रेजुएशन के लेवल तक उसके मार्क्स पे बहुत अच्छे नहीं रहे, क्या तुम उसको बोलोगे, क्या तब भी वो एस्पायर कर सकता है कि वो SSC CGL जैसा एग्जाम निकाले, बैंक PO जैसा एग्जाम निकाले? बिल्कुल. या वो बस उसका मोरल डाउन रहे कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो लद्दड़ हूँ? नहीं सर, मेरा है सिंपल सा है कि जिस इंसान ने ये सोच लिया कि मैं तो लद्दड़ हूँ, तो उसने अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन खुद ही शुरू कर दिया है.
कोई भी लद्दड़ पैदा नहीं होता, कोई भी कमजोर नहीं होता दिमाग से. Everyone has the same amount of brain, 1.2 or 1.3 kilograms of the brain in your mind, brain in your skull. मतलब तुम्हारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं तुम्हारे हाँ. डिपार्टमेंट में उसमें से बहुत से लोग हैं ऐसे होंगे जो डिस्कशन होते होंगे कि जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन वो स्टिल दे आर एट पार, दे आर सिटिंग एज एन एएसओ, दे आर माय बैचमेट्स, दे आर माय कलीग्स. So I am not judging them in relation to their competence, but I am saying that they were not that much they would have not that much been academically strong, but right now they persisted, they were self motivated, self disciplined, and they prepared for the exam and they cracked it, and they are now my batchmates. So academically कभी भी किसी को अपना ये नहीं जज करना है कि एकेडमिकली अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते. इवन लोग यूपीएससी जैसा एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं. यू मस्ट हैव अभी सर रिसेंट में कोई पिक्चर आई थी वो आईपीएस की, वो विक्रांत मैसी वाली. हाँ, विक्रांत मैसी की वो 12. So persistence is the key. Persistent, self disciplined, self motivated. These are the two, मतलब these are the three factors if you are मतलब hell bent on the nuclear gate. Thanks a lot Abhinav for sharing all your experiences with us. And now, as I said, Abhinav has embarked on a new journey where he is a father. Wish you all the very best, Abhinav. Thank you, sir. Thank you. Stay in touch. और बाकी अब तो खैर लाइफ सेटल्ड है, प्रोफेशनली लाइफ तो सेटल्ड है ही. वैसे तो कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए. बिल्कुल. He is an avid traveler as well. अपने एसएससी सीजीएल की तैयारी के दिनों से, ऐसा नहीं है कि जॉब में आ गए, प्रोफेशनल सक्सेस मिल गई तब ट्रैवलिंग स्टार्ट की. बहुत पहले से काफी लंबी लंबी ट्रैकिंग करता आया है. इवन हम जैसे टीचर्स को बहुत इंस्पायर करता आया है. तो ये इसका जारी रहता है, अभी भी जारी रहता है. He keeps pushing his wife to go on such travels with him. And all the very best, Abhinav. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you. Thank you, sir.